आप सबको मेरा जोहार। मैं कविता आज आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 9 को लेके। इस सेट में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और सभी के आंसर्स भी दिए गए हैं। और जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी तो उस जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर को एक्सप्लेनेशन भी करूँगी ताकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएं। तो बिना देर किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? 1949, 1939, 1991 या 1945? तो शीत युद्ध 1991 में समाप्त हुआ। यह सोवियत संघ के विघटन के साथ ही हुआ, जिसमें शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों को समाप्त कर दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था, जो अब सर्बिया की राजधानी है। यह सम्मेलन 1961 यानी 1961 में आयोजित किया गया था और इसमें दुनिया भर के 25 देशों ने भाग लिया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो द्वारा की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, बेलग्रेड। थर्ड क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। 1966 यानी 1966 में फ्रांस ने नाटो की सैन्य संरचना से अलग होने का फैसला किया, जिससे वह स्वतंत्र परमाणु निवारक बन सके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन ने 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति ने रूस में जारशाही को समाप्त कर दिया और सोवियत संघ की स्थापना की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी को 1990 के दशक में अपनाया गया था, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में आर्थिक संकट के दौरान। इसने आर्थिक सुधारों के लिए तेजी से और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया, जिसमें व्यापार उदारीकरण, निजीकरण और वित्तीय उदारीकरण शामिल थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, 1990 या 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने इस पद पर 1991 तक काम किया, जब तक सोवियत यूनियन का विघटन नहीं हो गया था। तो सोवियत संघ का विघटन के समय भी जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे, और यूं भी मिखाइल गोर्बाचेव ही कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 1985, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ? तो अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण 11 सितंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। इस दिन अलकायदा के आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावरों पर हमला किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा, 11 सितंबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वर्चस्व का कारण है, यानी अमेरिकी वर्चस्व का क्या कारण है? पहला है उसकी सैन्य शक्ति, दूसरी है उसकी ढांचागत शक्ति और तीसरी है उसकी सांस्कृतिक शक्ति। तो देखा जाए तो अमेरिकी वर्चस्व के पीछे कई कारण हैं और चौथा है इनमें से सभी। तो इसमें इनमें से सभी होगा। कारण यह है कि अमेरिका का जो वर्चस्व था वो कई कारणों से था। सबसे पहले अमेरिका की आर्थिक शक्ति एक प्रमुख कारक के रूप में सामने आई है। यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो वैश्विक व्यापार और वित्त में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके अलावा अमेरिका की सैन्य शक्ति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यह विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है जो वैश्विक सुरक्षा की एक प्रमुख भूमिका निभाती है। फिर एक अन्य कारण है अमेरिका की सांस्कृतिक प्रभावशीलता। अमेरिकी संस्कृति विश्व भर में फैली हुई है और अमेरिकी कंपनियां जैसे मैकडॉनल्ड्स और पेप्सी का वैश्विक प्रभाव है।
और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका में तकनीकी प्रभावशीलता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अमेरिका ने इंटरनेट और अन्य तकनीकों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वैश्विक संचार और व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसकी सैन्य शक्ति, उसकी ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति, इन सब कारणों से अमेरिका का जो वर्चस्व है देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर युद्ध प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है। यह 1990 से 91 तक में हुआ था और इसी वजह से और इसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कंप्यूटरकृत हथियारों और स्मार्ट बमों का व्यापक रूप से उपयोग किया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ये मतलब जो आपका है स्मार्ट बम का प्रयोग कब किया गया था? तो यह फर्स्ट गल्फ वार यानी प्रथम खाड़ी युद्ध में कंप्यूटर युद्ध का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 प्रथम खाड़ी युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो खुले द्वार की नीति को अमेरिका ने अपनाया था। यह नीति 19वीं शताब्दी में चीन के साथ व्यापक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई थी। इस नीति के तहत अमेरिका ने चीन पर दबाव डाला कि वह अपने बाजारों को विदेशी व्यापार के लिए खोल दे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अरंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह NSG का सदस्य नहीं बन पाया? तो चीन के अरंगा के कारण भारत जो है वो परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं बन पाया था। भारत ने 1974 में यानी 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट करार दिया गया था। इसके बाद भारत ने मई 1998 में पोखरण द्वितीय में फिर से एक परीक्षण किया, जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल हुई। इस कारण से भारत को परमाणु आपूर्ति समूह NSG की सदस्यता नहीं मिल पाई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 5 है। आसियान की स्थापना जो थी वो 7 अगस्त को हुई थी। 5 सदस्यों के साथ की गई थी। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड, ये 5 सदस्य मिलकर आसियान एक संस्थापक देश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड में अवस्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिका का सबसे अधिक प्रभाव है। अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति के कारण यह संगठन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा अमेरिका की सांस्कृतिक प्रभावशीलता और तकनीकी प्रभावशीलता भी संयुक्त राष्ट्र संघ पर इसके प्रभाव को बढ़ाती है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो था वो स्टॉकहोम में हुआ था। यह सम्मेलन 1972 यानी 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो कई बार ये भी आया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, यानी किनसे ग्रीन हाउस गैस संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो वैश्विक ताप वृद्धि, विश्व बाजार एवं वैश्विक व्यापार, ये तीनों से
संबंधित है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि वैश्विक ताप वृद्धि ये जो गैस है वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरीनेटेड जैसे गैस शामिल हैं। और इन गैसों के बढ़ते स्तर के कारण क्या हुआ है कि जो भी समस्याएं हो रही हैं जलवायु संबंधित वो पैदा हो रही हैं। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस से ये तीनों संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो वैश्वीकरण उदारवाद विचारधारा पर आधारित है। उदारवाद की जो मूल बातें हैं वो होती हैं आर्थिक स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, पूंजीवाद, यानी पूंजीवाद, उदारवाद में पूंजीवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है जिससे निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ सके। तो वैश्वीकरण में इन्हीं सिद्धांतों को लागू किया जाता है जिससे दुनिया भर के देशों के बीच आर्थिक आदान प्रदान बढ़ सके और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल सके। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 2, उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव ने की थी जब वे 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए गए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? देशी रियासतें, गरीबी, अशिक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी देशी रियासतें। भारत की स्वतंत्रता के समय देश में लगभग 560 देशी रियासतें थीं जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। इन रियासतों को स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी। इन रियासतों के शासकों को अपनी शक्तियों और अधिकारों को छोड़ना पड़ा और उन्हें भारतीय संघ में शामिल होना पड़ा। इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां आई जैसे कि रियासतों के शासकों की असहमति, सीमा विवाद और आर्थिक समस्याएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उस समय गृह मंत्री थे और उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने रियासतों के शासकों के साथ बातचीत की और उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। इस प्रक्रिया में उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें इस चुनौतियों से क्या हुई? सफलता मिली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देशी रियासतें। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत की विभाजन का प्रस्ताव दिया गया? तो भारत की विभाजन का जो प्रस्ताव था वो माउंटबेटन योजना द्वारा किया गया था। यह योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें भारत के विभाजन के साथ साथ पाकिस्तान के निर्माण का भी प्रस्ताव था। इस योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन का दर्जा दिया गया और वे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेंगे, इस बात को रखा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? तो तेलुगु देशम पार्टी जो था वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में सक्रिय है और यह पार्टी तेलुगु फिल्मों के अभिनेता एनटी रामाराव के साथ में अस्तित्व में आई थी और बाद में चंद्रबाबू नायडू ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत में चुनाव करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही उत्तरदायी होते हैं। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो चुनाव प्रक्रिया को संचालित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने यह पद प्राप्त करने के लिए 6 अप्रैल को अस्तित्व में आए थे और उसी समय भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। तो इस जो आंसर होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी नेता थे, यानी यहाँ क्वेश्चन है कि समाजवादी नेता कौन थे?
तो समाजवादी नेता इनमें से सभी थे, यानी जो नरेंद्र देव हो गए समाजवादी नेता, नरेंद्र देव, फिर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, ये तीनों ही प्रमुख समाजवादी नेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से सभी। मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? तो मेक इन इंडिया का नारा वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। यह नारा 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए और एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा था जिसका उद्देश्य भारत को एक विनिर्माण हब बनाना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना जो थी वो 1956 से लेकर 1961 के लिए बनाई गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाना था और इस योजना में भारी उद्योगों जैसे कि इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, दूसरी योजना 1956 to 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और यह योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था जिसका उद्देश्य भारत के विकास के लिए सहयोगात्मक नीति निर्माण को बढ़ावा देना था और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उनके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और अन्य विशेषज्ञ शामिल थे। तो यहाँ जो प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसी तरीके से अभी तक हम लोगों ने 27 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 28 नंबर के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था और इंदिरा गांधी ने इसे अपने चुनाव अभियान में प्रमुखता से उठाया था। इस नारे ने गरीबी के मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित किया और इंदिरा गांधी को चुनाव में भारी बहुमत से जीत दिलाई थी। तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा था जो 1971 के आम चुनाव में उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अगर जय जवान जय किसान की बात आती है तो ये जो नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था और हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि लाल बहादुर शास्त्री ने पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया था जो 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नारा दिया था, जय विज्ञान को इसमें जोड़ दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स जो था वो 1971 यानी 1971 में समाप्त कर दिया गया था। यह निर्णय भारतीय संसद द्वारा 26 दिसंबर 1970 को पारित किए गए थे और 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लिया गया था जो 5 जनवरी 1971 को लागू हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, 1971। क्वेश्चन नंबर 31, 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो 1977 में जनता पार्टी शासन में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो कई बार प्रश्न यह भी आता है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का विचार जो था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यह विचार 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने भारतीय समाज और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ एक व्यापक क्रांति का आह्वान किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो 42वें संविधान संशोधन
को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है और यह संशोधन जो था वो 1976 में यानी 1976 में किया गया था और इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे, जिसमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन है संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और समाजवादी शब्द को जोड़ना। फिर संविधान के अनुच्छेद 31C में संशोधन किया गया था जिसमें संसद को कानून बनाने की शक्ति मिली थी। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। तो इन सारे परिवर्तनों की वजह से 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई है, तो 42वां संशोधन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। यह अभियान 1 से 6 जून 1984 तक चलाया गया था जिसमें भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्वेश्चन नंबर 35, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? तो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल राज्य में हुई थी। यह आंदोलन नक्सलबाड़ी नामक एक गांव से शुरू हुआ था जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। इस आंदोलन का नेतृत्व चारू मजुमदार, कानू संथाल और जंगल संथाल जैसे आदिवासी नेताओं ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? यहाँ 4 आंदोलन दिया गया है, चारों आंदोलन में से मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। वह इस आंदोलन के संस्थापक भी हैं और नर्मदा नदी में बनाए जा रहे बांधों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। उन्होंने परियोजनाओं को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया और 7 सालों तक लगातार विरोध के बाद विश्व बैंक ने हार मान ली और परियोजना को आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो वीपी सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, ने लागू किया था। उन्होंने 13 अगस्त 1990 को संसद में घोषणा करते हुए बताया कि उनकी सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह ये इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए थे। तो इसका उत्तर होगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ था। इसकी स्थापना अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुई थी। यह पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलकर बनी थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 2012। लास्ट और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? तो भारतीय संविधान में विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हालांकि 1993 में पारित 73वें और 74वें संशोधन ने संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल किया और इन निकायों में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की। इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है लेकिन विधानसभा और संसद में नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 विधानसभा। इस तरह आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने टोटल 40 प्रश्नों को हल किया है और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी निकाले हैं। और ये सेट जो है इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था और अब हम लोगों ने इसे
वन बाय वन किया है। तो इस तरीके से अब तक हम लोगों ने 9 सेट को तैयार कर लिया है। आई होप कि आप लोग सारे 9 सेट को तैयार करेंगे ताकि आपके जो पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम होंगे उसमें आप बेटर रिज़ल्ट ला सकें। तब तक के लिए थैंक यू।